हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 21 जून और आज की इस वीडियो में हम 21 जून से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को है जो ये कवर करने वाले हैं, लेकिन एक क्विक रिवीजन लेते हुए। क्विक रिवीजन हम प्रीवियस डे का करते हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि 20 जून को हमने क्या क्या पढ़ रखा था। गुजरात का जो धोलेरा है, यहाँ ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, इसके निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। अभी हाल ही में G7 कंट्रीज है, इन्होंने चाइना का जो BRI पहल है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसी का मुकाबला करने के लिए B3W लॉन्च कर दिया है। B3W यानी कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। अभी हाल ही में फीफा ई नेशंस कप पहली बार भारत ने इसने क्वालिफाई कर लिया है। 14th ब्रिक्स समिट जो कि बीजिंग में आयोजित किया जाएगा। पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में जापान भाग लेने जा रहा है। और हरियाणा जो है इजराइल के साथ वाटर मैनेजमेंट के लिए समझौता कर लिया है। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। गांजा रखना और उसकी खेती करना अब लीगल कर दिया है थाईलैंड ने। पहला इंटीग्रेटेड एसी रेलवे टर्मिनल बैंगलोर में लॉन्च हुआ। और रशिया और चाइना के बीच में पहले सड़क पुल का अनावरण हाल ही में किया गया है। इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा पहला और इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल क्वेश्चन जो बना है। हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो अभी पाकिस्तान को लगातार इस लिस्ट में बरकरार रखा गया है। अब आप लोग भी सोचते होंगे कि मैम आप हर 4 महीने में बताते हो ये वाला क्वेश्चन, पाकिस्तान तो हमको राइट आंसर पता ही है। देखिए, साल भर में ना FATF की 3 बैठकें होती हैं। चलिए मैं अच्छे से आप लोगों को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या, यही एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके बाद आगे चीजों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो G7 कंट्रीज है ना, कल भी मैंने G7 कंट्रीज के बारे में बताया था। नॉर्थ अमेरिका से 2 कंट्री आप ले लो, कौन कौन सी? अमेरिका और कनाडा। इसे मैं इरेज कर देती हूँ। G7 कंट्रीज में एक तो आपका अमेरिका हो गया, दूसरा हो गया कनाडा। कहाँ से? नॉर्थ अमेरिका से। एशिया से एक ही लीजिए, जापान। और फिर मोस्टली ना इसमें यूरोपियन कंट्री हैं, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया और इटली हो गया। गिनिए कितनी कंट्री हुई? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, है ना? तो ये है ग्रुप ऑफ 7, यानी कि 7 देशों का ये जो समूह है। इसी G7 कंट्रीज ने 1989 में इस संगठन की स्थापना की, जिसे आप FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रूप में जानते हैं। और इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में हो जाएगा। और साल भर में इसकी 3 बैठकें होती हैं, है ना? 3 बैठक होती है और इसके टोटल मेंबर 39 इसके मेंबर हो जाएंगे। अब इसकी देखिए 3 लिस्ट होती हैं। इसकी एक होती ग्रीन लिस्ट, एक होती है ग्रे लिस्ट और एक होती है ब्लैक लिस्ट। ग्रीन लिस्ट मतलब कि कोई समस्या नहीं है, मतलब नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम किस लिए? कि आप लोन ले सकते हैं इजिली। कहां से? जैसे कि अंतरराष्ट्रीय संगठन को ही आप रिलेट करें, वित्तीय संस्थाएं जैसे कि वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या होती है कि लॉन्ग टर्म का लोन देती है। लॉन्ग टर्म यानी कि 30 से 40 साल, इतना लंबा लंबा लोन देती है। फिर और कहां से लोन लेते हैं? IMF। 2 ही एग्जांपल दे रही हूँ। IMF ये शॉर्ट टर्म लोन देती है, जैसे कि 5-6 साल के लिए, 4-5 साल के लिए ये IMF लोन देती है। तो जो भी कंट्रीज, मान लीजिए आप किसी से उधारी लेने जा रहे हैं, है ना? मान लीजिए आपने मुझसे उधारी मांगी कि मैम मुझे 10,000 रुपए आप उधारी दे दें। अब मैं आपको जान नहीं रही हूँ कि आप कौन है, क्या आपका बैकग्राउंड है, क्या मैं आपको 10,000 उधार दूंगी तो आप मुझे लौटा पाएंगे या नहीं, है ना? तो इसके लिए कुछ लिस्ट कैटेगराइज की गई है, जैसे कि ग्रीन लिस्ट। आप ग्रीन लिस्टेड है, मतलब कि आप लोन चुका देते हैं समय से, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम है, इजिली लोन आप लोगों को मिल सकता है। फिर ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट मतलब समस्या है थोड़ी इसमें। 90% जांच के साथ आपको लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। ग्रे लिस्ट। अब ब्लैक लिस्ट, कोई भी कंट्री यदि ब्लैक लिस्टेड हो जाती तो आप ये समझ ले इंटरनेशनली इसका बायकॉट हो जाएगा। अभी ना हर बार क्या होता था कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्टेड होने से बच जाता था, क्योंकि तुर्की जैसी कंट्रीज इसे वोट दे देती थी और ये ग्रे लिस्ट में ही बना रहता था। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि तुर्की भी अभी लपेटे में आया था इसके ग्रे लिस्ट में, तो कहां से बचाएगा इसे? तो पाकिस्तान के ऊपर यह आरोप है कि यह टेरर फंडिंग करता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं ऐसा देश जो कि मनी लॉन्ड्रिंग करता है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता है ना? तो ऐसे देशों को इस लिस्ट में रखा जाता है। तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा समय तक ग्रे लिस्टेड देश है इसमें, जो कि 2018 के बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार है। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक लाइन है, जिसे आप किस लाइन के नाम से जानते हैं?
रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान की जो राजधानी है ये हो जाएगी इस्लामाबाद। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है अभी हाल ही में शाहबाज शरीफ बनाए गए हैं। और सिंधु नदी विवाद, सिंधु जल समझौता आप कह सकते हैं। सिंधु जल समझौता किसके किसके बीच है? तो ये पाकिस्तान और भारत के बीच ही समझौता है ये वाला, ठीक है। और सी पैक कॉरिडोर तो मेरे ख्याल से आप लोगों को याद हो चुका होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि भारत के काराकोरम दर्रे से होते हुए गुजरता है ना। और आप क्या रिलेट करोगे, अभी हाल ही में ना पाकिस्तान में एक बौद्ध मंदिर पाया गया था, प्राचीन बौद्ध मंदिर की पुष्टि, अभी ये फरवरी 2022 की ही न्यूज थी, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। और पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर ये सारा गिल बनी थी। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपना तीसरा उन्नत और पहला पूरी तरह से स्वदेश निर्मित जो नौसैनिक पोत है फूजियान ये लॉन्च किया है? तो जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐसा अतरंगी नाम चाइना ही रख सकता है। फूजियान पोत इसने लॉन्च कर दिया है, जिसका जो निर्माण है चाइना स्टेट से बिल्डिंग कॉरपोरेशन कंपनी ने तैयार किया है। 80,000 टन से अधिक वजनी है। ये विद्युत चुंबकीय गुलेल, यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, इसे मैं मॉडिफाई करूंगी। कभी कभी हो जाता है ना कि कुछ टाइपिंग मिस्टेक हम कर देते हैं, तो जब मैं आपको पीडीएफ शेयर करती हूँ, पीडीएफ शेयर करने के समय में सारी चीजें मैं आप लोगों को मॉडिफाई कर देती हूँ, तो इसके लिए माफी चाहूंगी यदि कभी कुछ चीजें छूट भी जाती है तो, ठीक है। तो ये आप इसका फूजियान पोत को देख सकते हैं। चाइना की यदि मैं बात करूं तो इसकी कैपिटल बीजिंग हो जाएगी, जहां संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर तो है ही। 14th ब्रिक्स समिट का जो मेजबान शहर है ये बीजिंग होगा। इसके अलावा यही अभी हाल ही में विंटर ओलंपिक संपन्न हुए हैं। और और आप क्या रिलेट करोगे, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, इसका भी हेडक्वार्टर इसी बीजिंग में हो जाएगा, ठीक है। और चाइना का जिनजियांग प्रांत चर्चे में था क्योंकि यहाँ उइघर मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जाता है। इसके अलावा यहाँ का आर्टिफिशियल सन जिसका नाम है ईस्ट, एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिव टोकोमेव, इसके अलावा आर्टिफिशियल मून भी चाइना के ही द्वारा लॉन्च किया गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रिलेट कर ही रहे हम, तो इसका तियानवेन वन मिशन जो कि मार्स यानी कि मंगल ग्रह के लिए रवाना किया गया था, इसके कारण ये चर्चे में आया था, ठीक है। और अभी कल ही तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रशिया और चाइना के बीच में 1 किलोमीटर लंबा पुल किस नदी पर, तो ये आमूर नदी पर बनकर के तैयार हुआ है, रोड पुल है जो कि। रशिया का एक युद्धपोत आप रिलेट कर सकते हो, मॉस्कोवा। मॉस्कोवा जहाज है जिसे यूक्रेन के नेपच्यून मिसाइल के द्वारा मार गिराया गया था। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी ये लॉन्च किए गए। तो यहाँ से एडिशनल तौर पर आप ऑप्शन को भी रिलेट कर सकते हैं। 44वां शतरंज ओलंपियाड, मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तो इसका लोगो तो यहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने लॉन्च किया था, लेकिन इसका जो मशाल रिले है, इसका शुभारंभ जो है अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और इस वर्ष पहली बार शतरंज ओलंपियाड की स्थापना इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा की गई है, ठीक है। तो भारत पहला ऐसा देश है जहां से शतरंज ओलंपियाड मशाल यात्रा है जो ये शुरू होने जा रही है। ये जो मशाल है ये 40 दिनों के भीतर ही 75 शहरों में ले जाई जाएगी और अंत में चेन्नई के पास महाबलेश्वर में ये महाबलीपुरम में पहुंचेगी। महाबलेश्वर तो आपका कहाँ है, ये आपका महाराष्ट्र में है। तो जुलाई से अगस्त के बीच में ये जो प्रतियोगिता है चेन्नई में आयोजित की जाएगी। थोड़ा सा हम जान लेते हैं फाइट के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के बारे में। तो इसकी जो स्थापना है ये की गई थी 1924 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ हो जाएगा, लॉजेन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर हो जाएगा। अर्काडी ड्योकोविच इसके डायरेक्टर या आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट हो जाएंगे। चेन्नई से आप ये भी रिलेट कर सकते हो, तमिलनाडु की कैपिटल तो है ही, और इसी चेन्नई में ओला के द्वारा सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना भी स्थापित किया गया है। रतन टाटा जी ने असम में 18 कैंसर केयर यूनिट का उद्घाटन किया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी हालांकि शामिल हुए थे, और इसके बाद इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसी असम में जो हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी, इन्होंने भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इसकी आधारशिला रखी थी असम के जोगी गोपा में, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने
मानसिक स्वास्थ्य पर एक रिपोर्ट जारी की है। तो ये रिपोर्ट अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ के द्वारा जारी की गई है। इसमें यह बताया गया है कि दुनिया में हर 8 में से एक व्यक्ति मानसिक विकार से पीड़ित है, यानी कि मेंटल हेल्थ से ये पीड़ित है। 2019 में मानसिक विकार से पीड़ित लोगों की संख्या लगभग 1 अरब थी और इस रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा गया है कि देश जो है, हर देश अपने स्वास्थ्य देखभाल बजट का 2% से कम मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ पर खर्च करते हैं। मैंने कभी आप लोगों को ये चीजें जरूर बताई थी कि एक बार ना फिजिकल हेल्थ खराब भी हुआ तो इंसान अपने खाने पीने से या कैसे भी करके मैनेज करके फिजिकल हेल्थ सुधार ही लेता है। लेकिन ना ये बड़ा लॉन्ग टर्म चलता है। ये जो मेंटल हेल्थ है ना, क्योंकि मैं इससे गुजर चुकी हूँ इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ कि मेंटल हेल्थ इंसान का स्ट्रांग रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आप स्टूडेंट हैं और जिस हिसाब से अभी माहौल चल रहा है देश का, एग्ज़ाम हो नहीं रहे हैं, जो एग्ज़ाम हो गए हैं, ये पेंडिंग में रिज़ल्ट आ नहीं रहे हैं और एग्ज़ाम बड़ी मुश्किल से होते हैं 3-4 सालों में, बाद में पेपर लीक किया जाता है, जैसे अभी बीपीएससी का हुआ। तो आप स्टूडेंट हैं तो आपको मेंटल हेल्थ, क्योंकि ना जिस उससे आप गुजर रहे हैं, मतलब प्रेशर भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, काफी समय से लगे हुए एग्जाम क्लियर हो नहीं रहा है, आगे का पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। तो ये भारत की बस समस्या नहीं, पूरे वर्ल्ड में यदि देखा जाए ना तो मेंटल हेल्थ की समस्या है जो ये हाई लेवल पर बनी हुई है। बच्चे से लेकर के बूढ़े तक हर कोई इससे पीड़ित है। इसी बात को लेकर के अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट रिलीज कर दी है और इसमें बताया गया है कि हर 100 मौतों में से अधिक मौत जो है आत्महत्या के कारण होती है, मतलब मेंटल हेल्थ से पीड़ित जो व्यक्ति है ये आत्महत्या की ओर अग्रसर होता है। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार महाराष्ट्र है जो सुसाइड केसेस के मामले में नंबर 1 राज्य है। अभी हम लोगों ने कई युवाओं को देखा होगा, कई सेलिब्रिटीज को, मतलब मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं लेकिन झेल नहीं पाते उस चीज से, जो गुजरते हैं उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो एक ऑप्शन दिखता है कि हम अपनी जिंदगी ही खत्म कर दें, है ना। तो बस इसी को लेकर के डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट रिलीज कर दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर हो जाएगा और इसके जो महानिदेशक है टेड्रोस अदानो, ये दोबारा से बन गए हैं। ठीक है। अच्छा, डब्ल्यूएचओ के द्वारा ना मलेरिया रिपोर्ट भी रिलीज की गई थी, ये भी आप रिलेट करेंगे। आईएमएफ के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की जाती है। बेरोजगारी रिपोर्ट अभी हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया। आईयूसीएन क्या है? आईयूसीएन, जिसका फुल फॉर्म बनता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके द्वारा रेड डेटा बुक ये रिलीज की जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर है? तो आइसलैंड, देखो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये आपका यूरोप देश है। यूरोप में कुछ यहाँ स्थित है आइसलैंड की लोकेशन, वो मैं आप लोगों को जूम करके दिखाऊंगी। तो 2 चीजें याद रखनी है आप लोगों को कि जारीकर्ता कौन है, इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। इसने रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें कि 163 देशों में भारत है जो 135वें स्थान पर है। हालांकि लास्ट ईयर भी भारत 135वें स्थान पर ही रहा है। इसमें टॉप पर है आइसलैंड, फिर न्यूजीलैंड और आयरलैंड का स्थान आता है। आइसलैंड जिसकी लोकेशन आप देख पा रहे हैं, इसकी कैपिटल हो जाएगी रेक्साविक, करेंसी हो जाएगी आइसलैंडिक कोरोना। आपको ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन शोधक प्लांट जिसका नाम था ओरका प्लांट, ओरका जो कि आइसलैंडिक भाषा का शब्द है, ये आइसलैंड के द्वारा ही लॉन्च किया गया। तो आइसलैंड पीस इंडेक्स यानी कि शांति सूचकांक में टॉप पर है। इंडिया की रैंकिंग 135 हो जाएगी। हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस के मामले में फिनलैंड टॉप पर बना हुआ है। इंडिया की रैंकिंग 136 हो जाएगी। डेनमार्क भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन इंडेक्स में टॉप पर है। सबसे कम करप्शन डेनमार्क में होता है, इंडिया 85 में हो जाएगा। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में यानी कि बौद्धिक संपदा सूचकांक में अमेरिका टॉप पर है, इंडिया 43 प्लेस पर हो जाएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है, विश्व शरणार्थी दिवस ये कब मनाया गया? यानी कि ये जो रिफ्यूजी डे है कब मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है 20 जून को। ठीक है, दुनिया भर में शरणार्थियों का यानी कि रिफ्यूजीज का सामना करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है कि रिफ्यूजीज जो होते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक पलायन करते हैं अपनी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए, रहने के लिए, बच्चों को उठा करके ले जाते, कहीं ठिकाना रहता नहीं है, मतलब कि जीवन भर ये एक
आवास रहवास के लिए ही भटकते रहते हैं, तो इनकी समस्याओं को उजागर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया है। 17 जून को मरुस्थलीकरण दिवस मनाया जाता है, सूखा और मरुस्थलीकरण दिवस। 14 जून को अंगदान स्मारक नहीं, रक्तदान दिवस ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न, कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेंट्रल लेवल पर क्या होते हैं कि लोकपाल होते हैं, है ना। जैसे कि पहले भारत के पहले लोकपाल कौन बने थे? पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष, लेकिन रिसेंटली पी के मोहंती ने चार्ज संभाल लिया है। और राज्य में क्या होते हैं? लोकायुक्त होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए। जैसे कर्नाटक में है, तो कर्नाटक के जो लोकायुक्त अभी हाल ही में बी एस पाटिल बन गए हैं, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। यहाँ के जो राज्यपाल है थावर चंद गहलोत, इन्होंने इन्हें शपथ दिला दी है। विनय कुमार सक्सेना ये कौन है? तो ये भी हाल ही में दिल्ली के क्या बने हैं? एलजी। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस स्थान में पुनर्निर्मित कालिका मंदिर का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने अभी हाल ही में गुजरात में गुजरात के पंचमहल जिले के पावागढ़ हिल में पुनर्निर्मित कालिका मंदिर का उद्घाटन किया है। मैंने पहले ही बताया कि भाई उद्घाटन बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किसी चीज को उद्घाटन कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, यदि आप रिलेट करोगे ना, तो उत्तराखंड के केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया था। याद आया कुछ? फिर महाराष्ट्र के पुणे में अभी हाल ही में इन्होंने संत तुकाराम की मूर्ति का उद्घाटन किया, और दिल्ली में इन्होंने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। ये सारी चीजें आप रिलेट कर सकते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है ये हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी जो कि गंगा नदी के किनारे बसा भारत का सबसे स्वच्छ शहर हो जाएगा। और इसी बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर चर्चे में भी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, इसका भी उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ही द्वारा किया गया था। काशी एक रूप अनेक प्रदर्शनी ये भी वाराणसी से लॉन्च की गई थी। भारत में पहली बार रोपवे सर्विस की शुरुआत करने वाला पहला जो शहर है ये वाराणसी बना है। दो क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखे हैं कि भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला, ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर के अध्ययन को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं, प्रयोगशाला का उद्घाटन अभी हाल ही में केरल के कोच्चि में किया गया। कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप लोगों को याद होगा, जो कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला एयरपोर्ट हो जाएगा। भोपाल में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक आप रिलेट कर सकते हो। गुरुग्राम हरियाणा से भारत का पहला ग्रेन एटीएम यानी कि अनाज एटीएम आप रिलेट कर सकते हो। और लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ एटीएम रिलेट किया जा सकता है। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर अभी हाल ही में बन गए राहुल श्रीवास्तव, जो कि तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे। अभी रिसेंटली यानी कि राहुल के पहले 73वें कौन थे? तो ये भरत सुब्रमण्यम थे। विश्वनाथन आनंद पहले थे। और सबसे युवा ग्रैंड मास्टर दुनिया के ये अभिमन्यु मिश्र है, भारतीय मूल के हैं, अमेरिका में रहते हैं। मैंने कल आप लोगों से पूछा था भारत में मतलब तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश रसिया बना था इराक के बाद। आज का सवाल है, किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेलीग्राम पर आप लोग देखिए जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि डेली की पीडीएफ और क्विज मैं आप लोगों को वहीं सॉल्व करवाती हूँ। टेलीग्राम का नाम है मेरे कल्याणी मैम पीडीएफ। बस इतना टाइप कीजिए और जुड़ जाइए। लगभग लगभग अब 7,000 की फैमिली वहां हमारी कंप्लीट होने जा रही है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।